अंकिता शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 23 सितंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इसके जवाब में भारत ने कहा, पाक हम पर उंगली उठाने से पहले अपना घर दुरुस्त करे। साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। यूएन ने भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को इस मंच का दुरुपयोग करने की आदत हो गई है। वो इसका इस्तेमाल लगातार भारत को लेकर बेतुके और गलत प्रचार करने के लिए करता है। वो अपने देश के मसलों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है। पेटल ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने पीओके का नाम लिए बिना कहा, सबसे पहले तो पाकिस्तान उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही उसे 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पेटल ने कहा, दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाला देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकवाद पर भी कार्रवाई करे और सीमा पर आतंकवाद को शह देना बंद करे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने यूएनजीए के 78वें सेशन में एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया। पाकिस्तान ने कहा, हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहते हैं। कश्मीर भारत के साथ बेहतर रिश्तों की कुंजी है और विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। पेटल गहलोत ने आगे कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का एक सबसे बड़ा उदाहरण अगस्त 2023 में जालनवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ हुआ अत्याचार है। इसमें कुल 19 चर्चों को नष्ट कर दिया गया और नेवासी ईसाइयों के घर जला दिए गए थे। ऐसा ही कुछ व्यवहार अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ भी होता है, जिनके पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू, सिख और ईसाइयों की महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। उनके अपने मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदायों की करीब 1000 महिलाओं पर अपहरण, धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती शादी जैसे जुर्म होते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को फिर से भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। ओटावा में मीडिया से बातचीत में ट्रूडो ने बताया, हमने कुछ हफ्ते पहले ही भारत सरकार से ऐसे सबूत साझा किए थे जो हमारे आरोपों को पुख्ता करते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली जांच में हमारा सहयोग करे। उन्होंने कहा कि हम भारत से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़कर काम करे, जिससे हम इस बेहद गंभीर मामले की तह तक पहुंच सके। हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और हफ्तों से इसके लिए कह रहे हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा, जैसा कि मैंने सोमवार को कहा था, हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि भारत सरकार के एजेंट हमारी धरती पर एक कनाडाई की हत्या के मामले में शामिल थे। ये एक बहुत अहम बात है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जहां कानून का शासन हो। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर व्यवस्था है। हम भारत सरकार से इस मामले की सच्चाई तक जाने के लिए सहयोग की अपील करते हैं। उधर कनाडाई मीडिया सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पास भारतीय एजेंट्स की कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं। भारतीय डिप्लोमेट्स किससे मिले, किससे बात की, इन सबको ट्रैक किया गया था। सीबीसी ने कनाडाई अधिकारियों के हवाले से इस बात का भी दावा किया है कि जब भारतीय अधिकारियों पर बंद दरवाजे के पीछे दबाव डाला गया तो उन्होंने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के दखल के सबूत होने की बात से इनकार नहीं किया। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग मांगने के लिए कनाडा के अधिकारी कई बार भारत दौरे पर गए थे। कनाडा की एनएसए जोड़ी थॉमस अगस्त में 4 दिन के दौरे पर भारत आई थी। सितंबर में G20 में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची थी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हत्या पर जवाबदेही चाहता है। ब्लिंकन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों से हम बेहद चिंतित हैं। हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं भारत भी इस जांच पर कनाडा का साथ दे। कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को भारत लगातार खारिज करता आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप
खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इधर खबर यह भी आई है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जयशंकर ने पीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिवसीय दौरे के तहत वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले राजा तालाब गंजारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। वाराणसी एयरपोर्ट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक खुली गाड़ी में वहां से बाहर निकले, जहां लोगों द्वारा उनका फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहाँ काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खेलेगा। इस उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए यह क्रिकेट स्टेडियम वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई है, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। तो जब मैच बढ़ेंगे तो नए स्टेडियमों की जरूरतें भी बढ़ेगी। बनारस का ये स्टेडियम भी इन जरूरतों को पूरा करेगा। इस स्टेडियम के पूरा होने पर 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ बैठकर मैच देख पाएंगे। इसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, काशी का सांसद होने के नाते मैं यहाँ हुए बदलावों का भी साक्षी बना हूँ। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहाँ रहता है, उनकी जानकारी भी मुझे मिलती रहती है। हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सिगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है, वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सिगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है, वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस, रोजगार और उनके कैरियर से जोड़ा है। इस दौरान मंच पर सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और जय शाह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहाँ काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खेलेगा। अब खबर राजस्थान चुनाव से। पहले सामने आई एक तस्वीर की, जिसने वहां राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एक कार्यक्रम के मौके पर सीएम गहलोत और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे दोनों साथ दिखे। तस्वीर सामने आने के बाद वहां अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी के चुनाव प्रसार से भी दूर है और उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भी हिस्सा नहीं लिया है। राजस्थान में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र राठौर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रसार भी जोरों पर है और आने वाले दिनों में पीएम मोदी की वहां रैली होनी है। लेकिन बीजेपी की लोकप्रिय चेहरा, 2 बार की मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की इसमें सक्रियता क्यों दिखाई नहीं दे रही है? इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में राजस्थान बीजेपी में कोई नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव से दूर कर रखा है
या वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव से दूर है। इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। 2018 में हुए चुनाव में लगभग 30% सीटें ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 5% से भी कम था। इस बार ये सीटें चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। राहुल गांधी ने किया आज जयपुर का दौरा। राहुल गांधी बोले, महिला आरक्षण तत्काल लागू हो। कहा, भाजपा 10 साल में देना चाहती है। खड़गे ने कहा, सरकार आई तो तुरंत रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय के शिलान्यास के बाद सम्मेलन में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के समय और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वे आडवाणी से भी डरते हैं। चुनाव में जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे यह जरूर पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्काल महिला आरक्षण देंगे। नई संसद भवन के लोकार्पण के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। यह राष्ट्रपति का अपमान है। उन्हें आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इससे पहले कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वे अछूत मानते हैं। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह को धोते हैं। ये केवल कहने के लिए दलित और आदिवासी को आगे करने की बात कहते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।